हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो करे, अपने आप फ्लो नहीं करता वो, उसको फ्लो करवाने के लिए हमें उस पे थोड़ा सा टेंजेंशियल फोर्स लगाना होता है। थोड़ा सा मतलब अगर हम उस पे बिल्कुल माइन्यूट सा, बिल्कुल वेरी वेरी स्मॉल टेंजेंशियल फोर्स भी लगाएंगे तो वो सब्सटेंस आपका फ्लो करने लग जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लगाएंगे किसी सब्सटेंस के ऊपर? टेंजेंशियल फोर्स। अब टेंजेंशियल फोर्स कौन सा होता है भाई? मान लो अपने पास मतलब ये कोई भी सब्सटेंस है, ये उसका सरफेस है, ये उसका सरफेस, ये कोई सब्सटेंस है, ये उसका सरफेस है। इस सरफेस के अलोंग जो फोर्स लगेगा, इस सरफेस के अलोंग, ठीक है, तो इस सरफेस के पैरेलल जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स, तो F इज ए टेंजेंशियल फोर्स। तो फ्लूइड वो सब्सटेंस हैं जिनके ऊपर बिल्कुल माइन्यूट सा, बिल्कुल वेरी वेरी स्मॉल टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तब भी वो क्या करने लग जाएंगे? दे स्टार्ट टू फ्लो। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं फ्लूइड। अगर मैं यहाँ पे देखूं भाई, जो फ्लूइड होते हैं जैसे आपके लिक्विड और गैस, फ्लूइड, आपके फ्लूइड की कैटेगरी में दो सब्सटेंस आते हैं, आपके दो आपकी मैटर की स्टेट हैं जो फ्लूइड की कैटेगरी में हैं। ठीक है, कौन कौन सी? लिक्विड एंड गैस। लिक्विड प्लस गैस बोथ आर known as collectively, both are known as collectively fluid। ठीक है, तो लिक्विड एंड गैस, लिक्विड प्लस गैस बोथ आर फ्लूइड। अब देखो यहाँ पे लिक्विड में और गैस में भी डिफरेंस है। लिक्विड में और गैस में क्या डिफरेंस है भाई? जो लिक्विड होते हैं उनकी अपनी डेफिनेट शेप, मतलब उनकी एक डेफिनेट शेप होती है। लिक्विड की क्या होती है? एक उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट मास होता है, और उनकी एक डेफिनेट, मतलब डेफिनेट शेप तो नहीं कह सकते, मतलब लिक्विड में डेफिनेट शेप तो नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी भी कंटेनर में आप उसको डालोगे और उसका वही वॉल्यूम हो जाएगा जो कंटेनर का है। लेकिन गैस के केस में उल्टा है। गैस के केस में ना तो इसकी कोई डेफिनेट शेप है, ना इसका डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है, तो लिक्विड और गैस में डिफरेंस क्या है? लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनेट नहीं है, सॉरी, वॉल्यूम डेफिनेट है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है। और गैस की ना तो शेप डेफिनेट है और ना ही वॉल्यूम डेफिनेट है। ठीक है, लेकिन बोथ लिक्विड एंड गैस बोथ आर फ्लूइड बिकॉज दिस बोथ लिक्विड एंड गैस आर स्टार्ट टू मूव, स्टार्ट टू फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरी स्मॉल टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। अब देखो भाई, अगर हम किसी सॉलिड की बात करें, सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के सरफेस के ऊपर, सॉलिड मैटर है कोई, उसके सरफेस के ऊपर तो आप अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हो। ठीक है, आप किधर से भी उसको पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो, तो किसी भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा सकते हो सॉलिड मैटर के ऊपर। लेकिन जो आपके फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड में हम सिर्फ और सिर्फ उसके सरफेस के टेंजेंशियल या उसके सरफेस के पैरेलल ही फोर्स लगा सकते हैं, सॉरी, उसके सरफेस के नॉर्मल ही फोर्स लगा सकते हैं, उसके सरफेस के पैरेलल या टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगा सकते। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे उसके पैरेलल या टेंजेंशियल, देन दे विल स्टार्ट टू मूव, वो एकदम से फ्लो करने लग जाएंगे, वो उस फोर्स को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा आपको एक पॉइंट याद रखना है, जो फ्लूइड आपके होते हैं, फ्लूइड में हमेशा फोर्स लगेगा सरफेस के नॉर्मल, सरफेस के नॉर्मल। और सॉलिड में आप फोर्स कैसे भी लगा सकते हो, किसी भी एंगल पे लगा सकते हो, सरफेस के नॉर्मल लगा सकते हो, सरफेस के अलोंग, सरफेस के पैरेलल लगा सकते हो, किसी और एंगल पे लगा सकते हो।
तो फ्लूइड के केस में सिर्फ और सिर्फ जो फोर्स लगेगा वो सरफेस के नॉर्मल ही लगेगा। ठीक है, तो ऐसा फोर्स जो सरफेस के नॉर्मल लगे, ए फोर्स विच इज नॉर्मल, ए फोर्स विच इज नॉर्मल टू द सरफेस, ए फोर्स विच इज नॉर्मल टू द सरफेस, विच इज नॉर्मल टू द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द सरफेस is known as thrust. Normal to surface is known as thrust. तो उसको क्या बोलेंगे, उस फोर्स को क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। तो थ्रस्ट कुछ नहीं है, थ्रस्ट इज ए फोर्स। थ्रस्ट एक वो फोर्स है जो सरफेस के नॉर्मल या परपेंडिकुलर एक्ट होता है, परपेंडिकुलर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो थ्रस्ट इज ए फोर्स विच इज नॉर्मल टू द सरफेस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लूइड के ऊपर जो फोर्स लगा होगा, क्योंकि भाई फ्लूइड के ऊपर फोर्स क्या लगता है, सिर्फ सरफेस के नॉर्मल ही लगता है। तो फ्लूइड पे जो फोर्स लगता है, उस फ्लूइड के केस में फोर्स को हम क्या बोलेंगे, थ्रस्ट ही बोलेंगे। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि फ्लूइड के ऊपर फोर्स लगा हुआ है, नहीं, हम बोलेंगे फ्लूइड के ऊपर थ्रस्ट लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड पे सिर्फ कौन सा फोर्स लगता है, उसके सरफेस के नॉर्मल ही लगता है। ठीक है, अब फ्लूइड, जैसे आपका जो फ्लूइड है, इसमें एक फ्लूइड के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, भाई फ्लूइड के ऊपर कितना फोर्स लगा हुआ है, उस फोर्स के इम्पैक्ट को, फ्लूइड के ऊपर कितना थ्रस्ट लगा हुआ है, उसके इम्पैक्ट को हम प्रेशर की टर्म में मेजर करते हैं। प्रेशर की टर्म में मेजर करते हैं थ्रस्ट के इम्पैक्ट को। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फ्लूइड में, प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो यहां पे देखो, मान लो भाई प्रेशर आपका फ्लूइड के केस में ही नहीं है, प्रेशर तो आपका सभी में है, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो फ्लूइड के केस में है, सॉलिड के केस में इसकी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो मान लो यहां पे अपने पास एक सरफेस है, ये कोई भी सरफेस दे रखा है, मान लो ये कोई भी सरफेस है। ठीक है, अब इस सरफेस पे यहाँ पे प्रेशर लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है इसके ऊपर, और फोर्स इसके ऊपर जो है वो इसके नॉर्मल नहीं है, ये कुछ इंक्लाइंड है, ऐसे इस एंगल पे फोर्स लगा हुआ है, ऐसे ये फोर्स लगा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, ये किसी एंगल थीटा पे लगा हुआ है ये। अब इस फोर्स को देखो, इस फोर्स को मैं दो कंपोनेंट में तोड़ लूंगा। इस फोर्स को क्या करना है, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करना है, दो कंपोनेंट में तोड़ना है इसको। एक कंपोनेंट तो ले लेंगे जो इसके पैरेलल है सरफेस के, एक कंपोनेंट तो वो जो इसके सरफेस के पैरेलल है, और एक कंपोनेंट वो जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, इस सरफेस के नॉर्मल है। तो जो कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है, देखो थीटा के साथ थोड़ा कंपोनेंट यहाँ, ये इसका कंपोनेंट है, ये दोनों किसके कंपोनेंट है, इसके कंपोनेंट हैं। ये थीटा एंगल इसके साथ बन रहा है, तो थीटा के साथ क्या लगाते हैं, कोस। तो दिस इज एफ कोस थीटा, दिस इज एफ कोस थीटा। जो पैरेलल या टेंजेंशियल कंपोनेंट है, जो फोर्स का पैरेलल या टेंजेंशियल कंपोनेंट है, वो कितना हो गया, एफ कोस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट जो सरफेस के नॉर्मल है, वो क्या हो गया, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेंजेंशियल फोर्स है वो तो, ये तो क्या हो गया आपका, ये तो हो गया आपका टेंजेंशियल फोर्स, ये तो क्या हो गया, टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया थ्रस्ट। नॉर्मल फोर्स को क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं, दिस इज थ्रस्ट। तो यहाँ पे मान लो ये जो आपका सरफेस है, इसका जो सरफेस एरिया है, ये मान लेता हूं मैं कैपिटल ए है। सरफेस एरिया कितना है, कैपिटल ए। तो इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा, इसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो पी एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा अपॉन ए, एरिया। ठीक है, तो ये हो गया इसके ऊपर प्रेशर। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि आप जब भी प्रेशर निकालोगे किसी सरफेस के ऊपर, किसी एरिया के ऊपर, जब भी आप प्रेशर निकालोगे
तो आपको क्या करना है, थ्रस्ट को डिवाइड करना है एरिया से। ये था ना थ्रस्ट एफ साइन थीटा, मतलब नॉर्मल फोर्स लेना है आपको सिर्फ। जैसे यहाँ पे एफ दे रखा था, तो एफ अपॉन ए प्रेशर नहीं है इस सरफेस के ऊपर, एफ अपॉन ए प्रेशर नहीं है। फोर्स कौन सा लेना है आपको थ्रस्ट लेना है, नॉर्मल वाला फोर्स लेना है, और उसको एरिया से डिवाइड करना है जितने एरिया पे वो लगा हुआ है। ठीक है, तो इससे आपका आ जाएगा प्रेशर। तो अब हम बात करें प्रेशर की यूनिट। प्रेशर समझ में आ गया बच्चों? प्रेशर होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर की यूनिट की अगर बात करें, प्रेशर की जो कॉमनली यूज्ड यूनिट है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट है, बहुत सारी यूनिट है प्रेशर की। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करें पहले, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। प्रेशर की एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऊपर कौन था? थ्रस्ट। थ्रस्ट कौन है? फोर्स। तो फोर्स की क्या होगी? न्यूटन अपॉन नीचे था एरिया। एरिया मतलब एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू, ये कह सकता हूं मैं, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पास्कल इज कॉमनली यूज्ड यूनिट, पास्कल भी है। और अगर आप ज्यादातर देखोगे जो प्रेशर गेज वगैरह होते हैं, प्रेशर गेज आपको मिल जाएंगे। प्रेशर गेज अगर अपने स्कूल कैंपस में जो एक्सटिंग्विशर लगे हैं, फायर वाले एक्सटिंग्विशर लगे हैं, उनके ऊपर भी एक प्रेशर गेज लगा मिलेगा आपको। और उस प्रेशर गेज के डायल को ध्यान से देखना, उसके डायल में जो रीडिंग लिखी होंगी, वो जो नंबर्स लिखे होंगे, जो स्केल बनी होगी, वो बार में मिलेगी आपको, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो प्रेशर की जो कॉमनली यूज्ड यूनिट है वो बार है, बार। तो अगली यूनिट की बात करेंगे, बार। बार इज कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ प्रेशर। बार इज कॉमनली यूज्ड या जनरली यूज्ड, कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ प्रेशर, या आप इसको कमर्शियल यूनिट भी कह सकते हो, कमर्शियल यूनिट ऑफ प्रेशर। तो बार में और पास्कल में क्या रिलेशन होता है? देखो, जो आपका 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल है, वो आपका 1 बार के बराबर होता है, 1 बार के बराबर होता है। तो ये हमने 2 यूनिट डिस्कस की यहाँ पे, पास्कल और बार। तो ये बार में रिलेशन होता है। ठीक है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कई बार जो प्रेशर है ना, वो अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की टर्म में भी गिवन होता है कि भाई इसका प्रेशर है ना 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है जो हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसके प्रेशर से 3 गुना है। ठीक है, कई बार आपको मिलेगा कि इसका जो प्रेशर है वो 1.5 एटमॉस्फेरिक है, 1.5 एटमॉस्फेरिक है। तो इसका मतलब हो गया जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर से 1.5 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो प्रेशर को हम कंपेयर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो, इसको लिखते हैं ऐसे, जैसे पास्कल को PA से लिखते हैं, इसको लिखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो एन यूनिट ऑफ द प्रेशर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और पास्कल में, ऐसा यूनिट में क्या रिलेशन है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो इसको अगर मैं कैलकुलेशन में इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 1 मान सकता हूं, क्योंकि 1.013 है तो ऑलमोस्ट 1 ही तो है ये। तो इसको लिखूंगा 10 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, तो या ऐसे देख लो, अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो गया? 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल के बराबर हो गया। ठीक है,
तो 10⁵ पास्कल तो 1 बार के बराबर था। 1 बार मतलब आपका जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 बार, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 बार, हालांकि थोड़ा सा बड़ा है 1 बार से। अगर मैं इसको 1 मान लूं तो आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी 3 यूनिट हमने डिस्कस कर ली प्रेशर की। और भी प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होती हैं, जैसे प्रेशर को कई बार लिक्विड कॉलम के हाइट की टर्म में, लिक्विड कॉलम के हाइट की टर्म में भी मेजर किया जाता है। ठीक है, जैसे भाई इसका जो प्रेशर है वो 76 mm या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर है। कई बार आपको प्रेशर ऐसे मिलेगा कि भाई इस गैस का प्रेशर क्या है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg इसके बराबर है। या आपको ऐसा मिलेगा इसका जो प्रेशर है वो 10 मीटर ऑफ H2O वाटर, इसका जो प्रेशर है 10 मीटर ऑफ वाटर के बराबर है। ठीक है भाई, इसका जो प्रेशर है आपको मतलब किसी लिक्विड की हाइट की टर्म में मिलेगा, लिक्विड की हाइट की टर्म में जनरली मिलेगा Hg और वाटर की टर्म में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो अपने पास एक कॉलम है, एक ट्यूब है, उस ट्यूब में क्या भरा हुआ है, उस ट्यूब में Hg भरा हुआ है, Hg। इसके अंदर क्या हो गया, क्या ले लिया हमने, मरकरी ले लिया, Hg ले लिया, Hg मीन्स मरकरी। तो इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर हाइट है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है भाई, जो मरकरी का जो कॉलम है, मरकरी जो एक ट्यूब में जो मरकरी है, कितनी हाइट तक ले रखा हमने मरकरी को ट्यूब में। इस ट्यूब का साइज चाहे कुछ भी हो, इसका एरिया कितना भी वाइड हो, कितना भी नैरो हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ और सिर्फ हाइट पर डिपेंड करता है। तो ये जो मरकरी है ये कितनी हाइट है, इसमें 76 सेंटीमीटर हाइट तक मरकरी है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, इस प्रेशर से कंपेयर करते हैं कि भाई इसका प्रेशर, गैस का प्रेशर 76 यहाँ पे जो प्रेशर है उसके बराबर है। ऐसे ले लो कि भाई 100 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर है इसका प्रेशर। मान लो कोई गैस है जिसका प्रेशर मेजर कर रहे हो आप गैस का, तो आप उस गैस का प्रेशर किस तरीके से बताओगे कि भाई इस गैस का प्रेशर 100 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर है। इसका मतलब ये है कि एक कॉलम है, एक ट्यूब है जिसमें मरकरी है, और कितने हाइट तक मरकरी है, 100 सेंटीमीटर तक मरकरी है, 100 सेंटीमीटर तक। तो उसमें उसके बॉटम में जो प्रेशर है, 100 सेंटीमीटर के बॉटम पे जो प्रेशर है, उस प्रेशर के बराबर है इस गैस का प्रेशर। ठीक है, मान लो आपके पास, अब मरकरी के बजाय वाटर ले लो भाई, इसमें वाटर है, मान लो ये वाटर है, और वाटर कितनी हाइट तक है, 10 मीटर तक वाटर को फिल किया गया इस ट्यूब के अंदर, 10 मीटर तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है, बॉटम में जो प्रेशर है, तो वो जो बॉटम में जो प्रेशर है उसके बराबर है इस गैस का प्रेशर। ठीक है, तो ये आपकी अगली यूनिट थी प्रेशर की। नेक्स्ट यूनिट क्या थी प्रेशर की, कि प्रेशर को किसी लिक्विड कॉलम के हाइट की टर्म में, लिक्विड कॉलम के हाइट की टर्म में भी मेजर किया जाता है। देखो अब ये कैसे निकालते हैं वो हम आगे देखेंगे प्रेशर। आप यहाँ पे इतना याद रखना कि जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर होता है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के हाइट की टर्म में। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर होता है, या 760 mm में कन्वर्ट कर दिया ऑफ Hg के बराबर होता है। ठीक है, तो अब 1 एटमॉस्फेरिक को आप पास्कल में कन्वर्ट कर ही लोगे, 1 एटमॉस्फेरिक पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा 1.013 10⁵ पास्कल। तो ये रिलेशन है आपका 76 मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर होता है।
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसका जो प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मतलब क्या है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका जो प्रेशर है। भाई एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में क्या हर जगह प्रेशर सेम होता है? हर जगह प्रेशर सेम नहीं होता। अगर आप वेदर वगैरह की जो मोबाइल फ़ोन में ऐप वगैरह आती हैं वेदर से रिलेटेड, या आप न्यूज़ वगैरह में देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पे प्रेशर इतना है, यहाँ पे प्रेशर इतना है। आपको जो वेदर की जो ऐप है मोबाइल फ़ोन में मिल जाएगी, वेदर की ऐप, तो उसमें आपको प्रेशर भी दिखाते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे ये है, ठीक है। लेकिन अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर जगह अलग अलग होता है, तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1.013 पास्कल या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg क्यों कह रहे हैं? क्या हर जगह सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर? नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर जगह अलग अलग है, लेकिन ये जो प्रेशर है हमारा, जिसको हम 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर ले रहे हैं, जिसको हम क्या ले रहे हैं, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर ले रहे हैं। ये प्रेशर कहाँ पे होता है? एट द सी लेवल। एट सी लेवल, ये सी लेवल पे प्रेशर होता है। बाकी प्रेशर तो अलग अलग होते हैं। सी लेवल को हमने क्या मान लिया, एक रेफरेंस मान लिया कि सी लेवल के प्रेशर को ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानेंगे, ठीक है। वैसे आप पहाड़ों पे चले जाओ, काफी माउंटेन्स पे चले जाओ, मतलब जितना आप ऊपर जाते जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा आपका? कम होता जाएगा, आप जितना ऊपर हाइट में चले जाओगे। अब आपने देखा होगा जो माउंटेन्स वगैरह पे की ट्रिप पे जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं और वो अपने एक स्पेशल सूट पहन के जाते हैं, ठीक है। तो वो सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि ऊपर प्रेशर कम हो जाता है एयर का और उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। अगर आप काफी और ऊपर की बात करें, एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो आपके स्पेस में जाते हैं, तो वो एस्ट्रोनॉमर्स अपने स्पेशल सूट पहन के जाते हैं क्योंकि वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से मतलब क्या फर्क पड़ेगा, क्यों पहनते हैं वो सूट? क्योंकि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी ब्लड वेन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर ब्लड फ्लो करता है और अब उनका प्रेशर काफी हाई होता है, लेकिन वो बर्स्ट नहीं होती, फटती नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर भी प्रेशर ज्यादा ही है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये कम प्रेशर नहीं है, ये बहुत हाई प्रेशर है। तो जो अंदर ब्लड का प्रेशर है वेसल के अंदर, वेन्स के अंदर, ठीक है, तो बाहर का प्रेशर भी ज्यादा है, बाहर भी प्रेशर कम है। तो प्रेशर जो वेन्स आपकी या वेसल्स आपकी बर्स्ट होंगी वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से बर्स्ट होंगी। भाई ये आपकी वेन है, मान लो यहाँ प्रेशर मान लो अंदर P है, बाहर का प्रेशर मान लेता हूं मैं P